क्योंकि इन दिनों एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सुनाई दे रही हैं, लगातार इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, इस तरह की क्लिपिंग आ रही है जहां पर बेहद ही दुखद तरीके से युवा लोगों की, अच्छे खासे स्वस्थ लोगों की दिल का दौरा पड़ने से, सडन हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो रही है, मौत हो रही है। और हाल ही के जो वाक़ये हुए हैं वो नवरात्रि के दौरान हुए हैं, जब गरबा करते करते कुछ युवकों की जान गई। एक तस्दीक करते हैं इसकी तस्वीरें शायद थोड़ा आपको डिस्टर्ब करे, लेकिन ये पूरे देश में वायरल है। ये देखिए, ये एक 21 साल का युवक, पतला दुबला सा युवक गया। थोड़े दिन पहले ये तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई जहाँ पर एक हनुमान का जो रामलीला कह लीजिए या कुछ भी नाटक का मंचन करते हुए जो हनुमान का पात्र था वो गिरा। ये यहाँ पर डांस करते करते स्टेज पर धराशायी। ये तस्वीरें बहुत झकझोर देने वाली हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं। ज़्यादा हम नहीं देखते, सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए हमने इनकी बात की कि स्वस्थ लोग एकदम ऐसा भी नहीं कि बहुत वजनी लोग, बहुत फैटी लोग, दिखने में तो स्वस्थ लगे, कम से कम उम्र 21 साल, 35 साल, 36 साल, 38 साल, नाच रहे हैं, गरबा कर रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अचानक से कार्डियक अरेस्ट और सीधी मौत। आखिर ये क्या हो रहा है, यही आज समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? क्या ये वीडियो वायरल हो गए हैं इसलिए हम इतना ज़्यादा इससे चिंतित हैं, या फिर ये एक फिनोमेना है जो अब तेजी से बढ़ रहा है? यही समझने की बात होगी। हमारे साथ हैं कुछ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी, होली फैमिली हॉस्पिटल, डॉक्टर अजय नायक, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, CIMS हॉस्पिटल, और डॉक्टर सुनील बेनीवाल, कार्डियोलॉजिस्ट, CK बिरला हॉस्पिटल। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर यदुवंशी, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी हमें खबरें नवरात्रि के दौरान मुंबई में घटना हाल फिलहाल में घटी जहां पर एक 35 साल के युवक को गरबा करते करते अटैक आया, और उसमें और दुखद ये हो गया कि सदमे में उनके पिताजी को भी अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। एक तस्वीर जो अभी हमने चलाई ये आनंद की है, गुजरात की, जहां पर एक 21 साल का बच्चा ही कह लीजिए गरबा करते करते गिरा और फिर डेथ हो गई सडन कार्डियक अरेस्ट से। तो और दूसरे तमाम वीडियो हैं और तमाम इंसिडेंसेस हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ऐसा हो रहा है? क्या सिर्फ इसलिए है कि वीडियोस इन दिनों बहुत इजीली कैप्चर होते हैं और हमें बहुत सारी बातें पता चल जा रही हैं, या वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है कि इस तरह के सडन हार्ट अटैक बढ़ गए हैं? डॉक्टर यदुवंशी। देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं डेफिनेटली। जैसे कि आपने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें हर एक आदमी इस चीज़ को देखता है और उस चीज़ को असेस करता है। परंतु जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे एक जागरूकता बढ़ रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि सडन कार्डियक डेथ्स पहले नहीं होती थी, अब होने लग गई हैं, पर अब क्योंकि ये एक सब जगह वायरल हो जाती हैं चीज़ें, तो इसकी जागरूकता बढ़ रही है और वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि सडन कार्डियक डेथ के काफ़ी सारे कारण हैं और काफ़ी सारे कारण ऐसे हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, जिसको हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए और मे बी प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं। Okay. तो आप कह रहे हैं कि ये अवेयरनेस के कारण इस तरीके का हो गया है, लेकिन डॉक्टर नायक क्या कहेंगे, आखिर क्या कारण है कि 21 साल 35 साल के स्वस्थ लोग, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं, और ऑल ऑफ सडन उनके हार्ट फेल हो रहे हैं? जी, जैसे आप ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, तो ये काफी इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, पर ये प्रॉब्लम्स काफी अलग अलग हैं। हार्ट अटैक और दिल का दौरा एक चीज है जिसमें दिल की खून की नलियों में ब्लॉक आ जाए और उसके कारण मायोकार्डियल इंफार्क्शन या दिल का दौरा पड़ता है। ये जनरली 35-40 साल की उम्र के ऊपर दिखा जाता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हों, ऐसे पेशेंट में ज्यादा देखा जाता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट एक अलग प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक या दिल का दौरा खून की नलियों का प्रॉब्लम है और कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। इसमें दिल की धड़कन सडनली अनियमित हो सकती है, बहुत तेज चल सकती है और उसके कारण 10 मिनट में जान जा सकती है। ये बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ये 1 साल की उम्र से लेके 100 साल की उम्र तक किसी को भी प्रॉब्लम दे सकता है। और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। कुछ हद तक हार्ट अटैक के मरीजों को भी ये होता है, वो कॉमनेस्ट कॉज है। पर कुछ पेशेंट्स में दिल की मांसपेशियों, स्नायु की बीमारी से, जिसे कहते हैं कार्डियोमायोपैथी, या कोई इलेक्ट्रिकल बीमारियां हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और तीसरी चीज है हार्ट फेलियर, जो
हार्ट अटैक के पेशेंट में काफी बरसों से सांस फूलना, थकावट, ये सब प्रॉब्लम होते हैं और जनरली वो दवाइयों या मशीनों के इम्प्लांट करने से ट्रीटमेंट की जाती है। तो हार्ट अटैक या दिल का दौरा जनरली 35-40 साल की उम्र के ऊपर देखा जाता है। पर जो सडन कार्डियक अरेस्ट जो हम देख रहे हैं जी। कि गर्भा करते समय सडनली दैट 21 साल के युवक की जान निकल गई, ये अलग प्रॉब्लम है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है और इसको टैकल करना भी अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, बढ़िया, ये आपने क्लैरिटी दी कि हार्ट अटैक क्या है, सडन कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट का फेलियर क्या है और ये क्या हो रहा है। तो डॉक्टर बेनीवाल, जो जो इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं, क्या हुआ होगा? क्या ये माने कि इनको कार्डियक अरेस्ट ही हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुआ? अब ये चीज इनके वजन से या इनके उम्र से या इनके मोटापे से या इन जनरल जो हम रीजंस मानते हैं कि इनको डायबिटीज थी या इनको बीपी था या नहीं था, आमतौर पे जितनी रिपोर्ट हमारे पास है सभी स्वस्थ लोग थे, इनको कोई ऐसी नोन लाइफस्टाइल डिजीज नहीं थी, तो क्या हुआ होगा इन्हें? बिल्कुल सर, ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी टॉपिक है आपने जो उठाया, जैसे डॉक्टर अजय ने बताया कि जो हुआ होगा मोस्ट लाइकली कार्डियक अरेस्ट ही हुआ होगा, क्योंकि सडन डेथ जब किसी वजह से होती है तो उसका मोस्ट कॉमन कारण कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो सबसे कॉमन कारण हार्ट अटैक होता है कि अपनी हार्ट की नसों में अचानक से रोके जाते हैं। जब हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक के बाद में जब हार्ट थोड़ा सा काम करना कमजोर करता है, उस टाइम में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इरेगुलेट हो जाती है, एनीमिक हो जाती है दिल की धड़कन। उस स्पेशल कंडीशन जब कार्डियक अरेस्ट होता है, उस टाइम में एक तरह से हार्ट अपनी तरफ से बिल्कुल भी सर्कुलेशन को रोक देता है, अपना काम बिल्कुल नहीं कर पाता है। वो जो कंडीशन होती है वो अगर 8 से 10 मिनट रह जाए, हमारी अगर जो हार्ट की धड़कन एनिमिक हुई है वो अगर 8 से 10 मिनट तक लंबी चल जाती है तो हमारा ब्रेन उस चीज को सर्वाइव नहीं कर सकता, हमारा ब्रेन डेथ हो जाता है। अगर 8 से 10 मिनट हमारा हार्ट वापस सर्कुलेट नहीं हुआ, हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं मिला, तो कार्डियक अरेस्ट जो होता है हमेशा डेंजरस होता है, बड़ा डेडली होता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि कॉमन पब्लिक को, जो आम आदमी को भी एक सीपीआर की जो टेक्निक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससेक्शन की जो टेक्निक है, जब भी अपने आस पड़ोस में कोई भी आदमी जो बिल्कुल भला चंगा था और अचानक से अगर उसको वो बेहोश हुआ है, गिर पड़ा है, तो सीपीआर की टेक्निक अगर आम आदमी को आए और उसको सीपीआर करते करते अगर हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर पाए तो चांसेस है कि शायद हम उसको उसके कारण भी इनको पता लग पाए, उसकी ईसीजी हो पाए, हम इसको इको कर पाए और कोई टेस्ट कर पाए कि किस कारण से बेहोश हुए और पेशेंट सर्वाइव भी कर पाए। अगर सीपीआर एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम सीपीआर पे डिटेल में और चर्चा करेंगे इसमें, क्योंकि उससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट कहती है कि 40% लोगों को बचाया जा सकता है अगर वक्त पे सही तरीके से सीपीआर दे दिया जाए। हम बिल्कुल उस पर बात करते हैं। डॉक्टर यदुवंशी, मैं इसको और थोड़ा समझना चाहूंगा। अब ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो हम देख रहे हैं, क्या ये आप इनमें इजाफा पाते हैं? क्योंकि रिकॉर्ड्स आपके पास होंगे, क्या ऐसी घटनाएं ज्यादा होने लग गई हैं? चलिए मान लेते हैं अवेयरनेस बढ़ गई, सोशल मीडिया पे ये आ गई, लेकिन पहले भी अखबार थे, टीवी था, तब हमने नहीं देखा, लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसी खबरों की लाइन लग गई है। सेलिब्रिटीज में देख लीजिए, अब तो आम आदमियों में भी रोज ये खबर आने लगी है। क्या ये इजाफा हो गया है ऐसी घटनाओं में? देखिए, इसका डेफिनेटली कोई ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं है कि बढ़ गई हैं, बट जो आप कह रहे हैं वो हम लोग भी देख रहे हैं। आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे हैं कि एथलीट्स जो फुटबॉल खेलते समय, मैराथन रन करते समय, इन सब चीज़ों की डेफिनेटली नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग का मानना है कि शायद जो लोग कोविड से रिकवर कर रहे हैं या रिकवर करे हैं, उनके कारण भी हो सकता है क्लॉट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, इसलिए भी है। बट इसके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक स्टडी नहीं है या कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिसको हम कह सकें कि हाँ भी ये एक है। बट डेफिनेटली ये ट्रेंड बढ़ रहा है जिसमें कि जी नंबर ऑफ, हाँ, ये नोट करने वाली बात है। डॉक्टर नायक, क्या आपकी फ्रेटर्निटी में कोई हलचल है, कोई खलबली है, बातचीत हो रही है कि इस तरह के केसेस अब ज्यादा आ रहे हैं, या आपके लिए ये मतलब ठीक है, हमें नहीं पता लगता होगा लेकिन आपको तो जरूर ये चीजें रिपोर्ट होती होंगी कि आप कौन से हॉस्पिटल में कौन पहुंचा, तो आपकी फ्रेटर्निटी में क्या बातें चल रही हैं इस वक्त? This is mainly epidemiological data that needs to be analyzed. और ये हर एक मेजर हॉस्पिटल में, देश के हर एक जगह पे ये स्टैटिस्टिक्स रखना जरूरी है कि ये इंसिडेंस बढ़ रहा है, यंग एज में हो रहा है, कम उम्र में हो रहा है लोगों को। और काफी सेंटर्स इंडिया में ये डेटा रख भी रहे हैं। और जैसे पिछले हफ्ते आपने सुना होगा, ये सडन कार्डियक अरेस्ट अवेयरनेस वीक था,
या वर्ल्ड हार्ट डे का सेलिब्रेट या मना रहे हैं, तो ऐसे में वी मेक श्योर दैट द अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग एंड दिस डेटा इज मेंटेन्ड। जनरली अमेरिका, यूरोप का डेटा बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, पर अपने देश में डेटा रखना काफी मुश्किल है। तो ये जरूरी है कि प्राइवेट अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल जी सब मिलके तो डॉक्टर साहब ये बताइए, ठीक है अब ये तो होते होगा, लेकिन अब जिन लोगों को ये हुआ, अब उनमें से देखिए दो तरीके होते हैं। आपको पता है आपका वजन ज्यादा है, आपको पता है आपके नंबर्स गड़बड़ हैं, आपको बीपी है, आपको डायबिटीज है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, बात समझ में आती है कि आप ध्यान रख रहे होंगे। लेकिन जो लोग सही थे, क्या कोई तरीका नहीं है कि जो आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल इशू रहा होगा उनके अंदर और सडन कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया, क्या उनको कभी पहले किसी टेस्ट में किसी तरीके से ये चीज या बॉडी का कोई सिग्नल नहीं मिला होगा कि उनके साथ ये दिक्कत हो सकती है? कुछ पेशेंट्स में ये आनुवांशिक रह सकता है, तो अगर फैमिली में ये प्रॉब्लम हुआ हो, पिताजी को, भाइयों को, तो फिर उनका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, तो उस पर कुछ क्लूज मिल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम शायद हो। पर जनरली बाकी स्वस्थ लोगों का, जैसे अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या 130 करोड़, ये 130 करोड़ का स्क्रीनिंग टेस्ट कोई नहीं हो सकता अपने देश में कि जहाँ पे 130 करोड़ का चेक किया जाए और प्रॉब्लम पता किया जाए। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि सेल्फ अवेयरनेस रहना चाहिए, फैमिली में अवेयरनेस रहना चाहिए। जैसे एजुकेशन बढ़ता है तो लोगों को ज़्यादा ध्यान रहता है अपने स्वास्थ्य के बारे में। और जैसे हमने, डॉक्टर सुनील ने अभी बताया कि ये जो CPR टेक्निक है, ये बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, क्योंकि आप अपनी परिवार में किसी का या अपने पड़ोसियों का या जनरली सोसाइटी में किसी की जान बचा सकते। नहीं ठीक है सर, उस पर आता हूं मैं। तो डॉक्टर सुनील बेनीवाल, क्या एक तो मैंने कहा कि ठीक है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप लोगों के पास पहुंचते हैं तो आप हमारा ECG करते हैं, आप हमारा 2D इको कराते हैं, आप हमारा एक स्ट्रेस टेस्ट लेते हैं, क्या उसमें ये प्रॉब्लम पता लग सकती है? अब मैं बात कर रहा हूं जिस सडन कार्डियक अरेस्ट की या जिस इलेक्ट्रिकल फेलियर की हम बात कर रहे हैं, या उसके लिए कोई और टेस्ट होता है? क्या करे कोई व्यक्ति के उसे पता लगे कि उसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर इसमें सबसे समझने वाली बात ये है, और ये बात आज की नहीं है, बिल्कुल बरसों से यही बात है कि एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हार्ट अटैक होगा या जब भी कार्डियक अरेस्ट होगा, वो हमेशा अचानक होगा, वो हमेशा सडनली होगा। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि उससे पहले हमको कुछ पता लगे और फिर हम उस चीज को रेक्टिफाई कर पाए। हम केवल इन टेस्टों से, जो हमने बताया, हम टेस्टों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे बॉडी में रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। हम ये जान सकते हैं कि हमारे पास बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा तो नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं है, हमारी नसों में ब्लॉकेज है या नहीं है। लेकिन आज तक जितने भी हार्ट अटैक हुए वो हमेशा सडन थे, जितने भी कार्डियक अरेस्ट हुए वो हमेशा सडन ही होते हैं। तो हमको केवल हमारे रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने चाहिए, उनको रेगुलेट, उनको कंट्रोल करके रखने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो ये जो रिस्क फैक्टर हैं, जो रूटीन रिस्क फैक्टर हैं, उसी से वो इलेक्ट्रिकल इशू भी सॉल्व हो जाएगा? डेफिनेटली हमारे चांसेस कम हो जाएंगे। अगर हम हमारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल रखेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस कम रहेंगे, और हार्ट अटैक से ही मोस्ट कॉमनली ये कार्डियक अरेस्ट होता है, तो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस भी कम रहेंगे। लेकिन उन कंडीशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जिस कंडीशन में ये इवेंट्स हमने देख रहे हैं, हम जिम के अंदर एक्सरसाइज करते टाइम में दिक्कत हो रही है, गरबा करते टाइम में दिक्कत हो रही है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा, हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है, एग्जिस्टेंस जो पावर है, उससे ज्यादा एग्जर्ट कर जाते हैं, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, हम पानी उस टाइम पे कम पी पाते हैं, बॉडी डिहाइड्रेशन के अंदर में है। राइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको अपनी बॉडी की, क्या आपको अपने दिल की लिमिट पता है, क्या आप उससे ओवर एक्सर्ट तो नहीं कर रहे? ये बड़ा एक प्रश्न है। एक छोटा ब्रेक यहां ले रहा हूं, लेकिन इस सवाल को है बड़ा सिंपल सा सवाल, लेकिन अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि वो लाइन कहां ड्रॉ करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि भाई इसके बाद आपको रुक जाना है। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज हम कह रहे हैं दिल पर जोर मत ले यार, क्योंकि हमने देखा कि अभी नवरात्रि के दौरान, उससे पहले भी कई खबरें हमने देखी, लोगों को नाचते गाते खेलते कूदते सडन हार्ट अटैक आ गए। अभी हमने ब्रेक से पहले देखा कि हार्ट अटैक में, हार्ट फेलियर में और कार्डियक अरेस्ट में अंतर क्या होता है। अपने एक्सपर्ट्स की बातें सुनी, लेकिन एक बड़ी बात यह कि क्या आप अपनी बॉडी को या अपने हार्ट को ज़्यादा काम पर लगा रहे हैं? अभी उसकी क्षमता उतनी नहीं है जहां पर आप उसका ज़्यादा काम ले रहे हो। लाइन आप कहां ड्रॉ करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा।
तो डॉक्टर यदुवंशी, मैं भी जब ये रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें कई एक्सपर्ट्स जो थे उनकी यही राय थी कि शायद हम हार्ट को ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं। क्या ऐसी भी कोई कंडीशन होती है? और आपको लग रहा है कि जिस तरह से कोई लोग गरबे करते हैं, वैसे तो हम देखते हैं कि यार नाचते हैं तो डांस फ्लोर पे 4-4 घंटे नाच लेते हैं, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं, पर क्या कोई लाइन होती है जहां पर आपको पता लगे कि आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली हर एक पर्सन की अपनी कैपेसिटी होती है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो नॉर्मली कितना एक्टिव है, नॉर्मली कितना एक्सरसाइज करता है। अब बहुत बार होता है कि जैसे अब आप गरबे की बात करें या जैसे जिम वगैरह की भी बात करें, तो जिम में आदमी सोचता है कि चलो आज तो मैं शुरू करता हूँ और आज ही मैं इसको अपना वजन कम कर लूँगा। तो अगर आप नॉर्मली बहुत एक्टिव नहीं हैं और सडनली आप एक्टिविटी अपनी बढ़ाएंगे, चाहे डांस के फॉर्म में हो, चाहे एक्सरसाइज के फॉर्म में हो, चाहे आप कोई मैराथन अचानक से, आपने देखा मैराथन रनर्स भी पूरी साल भर ट्रेनिंग करते हैं जब जाके वो मैराथन रनर बनते हैं। तो आपको अपनी बॉडी की क्षमता समझनी होगी। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय ऐसा नहीं है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सडन कार्डियक अरेस्ट तो है, बट हार्ट अटैक के बहुत बार पहले सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको अचानक से थकान होने लग जाए, अचानक से चक्कर आने लग जाए, अचानक से सीने में धड़कन तेज होने लग जाए, सीने में आपको जलन होने लग जाए, वॉमिटिंग की सेंसेशन होने लग जाए। अगर उस तरह की सिचुएशन आपको आती है, भले ही आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस समय फिर इमीडिएटली रुक जाना चाहिए। वो नहीं है कि आप जोश में आके उसको बढ़ाते रहें और अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगी जहां पर वो आपके लिए दिक्कत दे हो। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर नायक। तो अभी आपने कहा मैराथन रनर, हमने पिछले कुछ 2-4 हफ्ते पहले की बात है, तब भी एक शो किया था और वो मैराथन रनर ही थे जो कई सालों से मैराथन भाग रहे थे, लेकिन इस बार फिनिश लाइन के पहले गिर गए और बात वही सडन कार्डियक अरेस्ट। आई होप कि वो अपनी बॉडी को जानते होंगे और उनको उतनी प्रैक्टिस भी रही होगी, लेकिन बावजूद उसके वैसा हुआ। जी हाँ, काफी ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं जिसमें ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि तकलीफ कब और कैसे होगी। और खासकर इसमें हम कहते हैं कि जो खून की नलियां हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का प्लाक जमा होता है। अगर वो 70-80% तक ना पहुंचे तब तक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता और छाती में दर्द, सांस फूलना वगैरह प्रॉब्लम भी ना हो। और काफी पेशेंट में जो थोड़े ब्लॉक हो, 20-30% पेशेंट रूटीन एक्टिविटी सब कर सकते हैं, एक्सरसाइज सब कर सकते हैं, पर जब ये प्लाक या कोलेस्ट्रॉल का जमाव रप्चर होता है, वहां फटता है, तो खून की नाली अचानक ब्लॉक हो सकती है और वो तब 100% ब्लॉक होती है। और इसीलिए तो डॉक्टर साहब, कोई तरीका कि आप पहले थोड़ा अलर्ट हो जाएं? क्या कोई चेकअप, क्या कोई टेस्ट? जी हाँ, देखिए, ये दो अलग अलग प्रॉब्लम है। एक तो ट्रेन्ड एथलीट्स हैं, उनके तो कोचेस और उनकी जो ट्रेनिंग फैसिलिटी और उनका जो इन्वेस्टिगेशंस रहता है वो काफी अच्छी तरह और अच्छी तरीके से किया जाता है। सो दे आर फेयरली वेल अवेयर। फिर भी ऐसे वाकये जरूर होते हैं, पर जो जनरल पॉपुलेशन है, ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे लोगों में ये इन्वेस्टिगेशंस करना काफी मुश्किल है। जैसे मैंने बताया, 130 करोड़ में किस तरह ये इन्वेस्टिगेशंस किए जाए। तो अगर उम्र नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष चाहे कि मैं अपना दिल जरा देख लूं कि कहां पे खड़ा है। जी, तो ऐसे में ईसीजी इज बेसिक इन्वेस्टिगेशन, एकोकार्डियोग्राम, सोनोग्राफी की जाती है और ट्रेडमिल टेस्ट, पट्टे पे चल के तपास किया जाता है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है और कितना चल पाएंगे, तो वो आइडिया मिल सकती है और उससे थोड़ा ख्याल आएगा। कुछ पेशेंट्स में उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ेगी। अगर अनुवांशिक प्रॉब्लम है, फैमिली में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक वगैरह आ चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे लोगों में, ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे कि शायद ये थोड़ा अलर्ट रहने का टाइम तो आ गया है, भले ही आप, क्योंकि ये इस तरह की चीजें लोगों को डरा भी देती हैं। एट लास्ट डॉक्टर बेनीवाल, आप सीपीआर की बात कर रहे थे, हम बिल्कुल उस बात को भी हम बताना चाहेंगे दर्शकों को, शायद उससे भी 40-50% इस तरह के हादसों को टाला जा सकता है। जी सर, सीपीआर एक टेक्निक है कार्डियोपल्मोनरी रिसर्च में। जब मनुष्य का शरीर या हार्ट जो अचानक से ब्लड सर्कुलेशन जब रोक देता है, तो हम उसको टेम्पररी अपने प्रयासों से उसको चालू रखने की या कुछ सर्कुलेशन मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे ब्रेन को इरिवर्सिबल डैमेज ना हो। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है वो सबसे सॉफ्ट टारगेट है, उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो सबसे पहले ब्रेन अपना रिस्पॉन्स करना रोक देगा। 5 से 8 मिनट का टाइम होता है जब ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, 5 सेकंड सर्कुलेशन ना स्टार्ट करें।
तो इस टेक्निक में क्या करते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य आपके आसपास, कोई भी आदमी आपके पास बैठा है और तुरंत अचानक बात करता है, बिल्कुल ठीक था, अचानक से बेहोश हुआ है, उस कंडीशन में सीपीआर देना है। बेहोश का मतलब वो बेहोश है, बिल्कुल पूरी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में दो चीजें कर सकते हैं। पहले उसकी पल्स चेक कर सकते हैं, अगर रेडियल आर्टरी की पल्स हम चेक कर सकते हैं। अगर पल्स नहीं आ रही है, पल्स चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, उनको 5 से 10 सेकंड में पल्स चेक करनी चाहिए। अगर पल्स नहीं आ रही है तो तुरंत हम उसको चेस्ट कंप्रेशन, पहली चीज है चेस्ट के कंप्रेशन हमको देने हैं। छाती के निचले आधे वाले भाग में हम अपनी दोनों हथेलियों को रख के एक के ऊपर एक, और हम उनको 2 से 2.5 इंच के लिए दबाएंगे। 1 मिनट में कम से कम 100 बार हमको दबाना है। और इसी बीच में अगर कोई दूसरा आदमी अवेलेबल है तो वो उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दे सकता है, और अगर नहीं अवेलेबल, केवल एक ही आदमी है सीपीआर करने वाला, तो वो 100 बार, एक मिनट के अंदर 100 बार तो कंप्रेशन देगा, और 2 बार उसको अपनी सांस माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी उसको देनी चाहिए। इसी बीच में अपना कोशिश करनी चाहिए कि हेल्प के लिए हम किसी दूसरे आदमी को बुला पाएं। ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहती है जब तक कि मेडिकल हेल्प अवेलेबल ना हो जाए। इसमें किसी तरह का एक लास्ट माइल उपाय है जो किया जा सकता है। हालांकि भारत में इसके काफी ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं है, परंपरा नहीं है। विदेशों में देखते हैं काफी लोग इसे करना जानते हैं, लेकिन शायद अब यहाँ से अवेयरनेस बढ़े और हम देखें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे सीखें, या बड़े इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो लोगों को जनरल ट्रेनिंग दें, उनके कैंप्स लगाएं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इन दिनों जिस तरह की खबरें, तो शायद अब उसका बहुत गहरा विश्लेषण आते आते वक्त लगेगा। लेकिन इसमें इतना ही मैसेज हमारे लिए कि हम थोड़ा अपना ध्यान रख लें, अपने हार्ट की लिमिट को पहचानें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो एक बार जरूर कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर लें। वो आपके लेवल पे बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे। अगर किसी टेस्ट की ज़रूरत होगी तो वो भी बोलेंगे। लेकिन शायद हो सकता है कि उन चीज़ों के चलते हम ऐसी घटनाओं का नंबर कम कर पाएँ और अपने दिल को स्वस्थ रख पाएँ। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आप सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। नमस्कार।